अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़खर दुरानी और आप देख रहे हैं फैक्ट चेक पाकिस्तान। आज 4 मौज़ूआत पे बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे एक आर्मी के जनरल की जिसने खुदकुशी की थी और खुदकुशी की वजह थी मलिक रियाज। ये वो हकायक हैं जो पहली मर्तबा किसी मीडिया के ऊपर सामने आ रहे हैं। इसकी वजूहात क्या थी, उस आर्मी जनरल ने जो खुदकुशी की थी, उसके पस मंज़र और उसके साथ साथ हकायक क्या हैं, इस पर तफसीलन बात होगी। दूसरे नंबर पे बात करेंगे हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद कमेटी तहलील नहीं हुई। हुकूमती रुकन इस बारे में क्या कहते हैं और क्या पस पर्दा मुज़ाकरात के कोई चांसेस हैं या नहीं, तफसीलन बात होगी इस पर। तीसरे नंबर पे बात करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के ख़त को नज़रअंदाज करते हुए सदर पाकिस्तान ने 3 नए जजेस का तबादला करके इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तैनात कर दिया है। इस्लामाबाद बार काउंसिल ने इस पर एहतजाज की कॉल दी है। क्या इससे एक बार फिर जजेस की जो बेचैनी है वो बढ़ती हुई, उसके क्या उसका जो रद्द अमल में कोई वकला तहरीक शुरू हो सकती है या नहीं, तफसीलन इस पर भी बात करेंगे। और एंड पे बात करेंगे अमेरिका और कनाडा के दरमियान जो ट्रेड वॉर है वो शुरू हो चुकी है। ट्रंप ने 25% टैरिफ इम्पोज किया कनाडा के ऊपर और मेक्सिको के ऊपर, तो उसके जवाब में जस्टिन ट्रूडो ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अमेरिका के ऊपर टैरिफ का ऐलान कर दिया है। ये जो टैरिफ वॉर है ये कहाँ तक जाएगी और क्या इसका इम्पैक्ट कोई दुनिया के ऊपर भी पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, अमेरिका और कनाडा की आवाम के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं हुकूमत और जो पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात वो तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं। जो बाज़ाब्ता तौर के ऊपर कमेटीज़ के दरमियान था वो तो ऑलरेडी उसका अनाउंस कर दिया गया है कि अब मुज़ाकरात हुकूमत के साथ नहीं होंगे। लेकिन उसके साथ साथ जो पस पर्दा कुछ मुज़ाकरात चल रहे थे वो भी अब मेरी इतलात के मुताबिक ख़त्म हो गए हैं। पीटीआई की तरफ से जो ये ऐलान किया गया था इमरान खान की तरफ से कि वो अब मज़ीद मुज़ाकरात नहीं कर सकते क्योंकि हुकूमत ने जुडिशल कमीशन नहीं बनाया, तो उस बुनियाद के ऊपर हम मज़ीद इस पर मुज़ाकरात नहीं कर सकते। ताहम 31 जनवरी को जो कमेटीज़ डिज़ोल्व होनी थी स्पीकर की तरफ से, जो कमेटीज़ हैं वो डिज़ोल्व नहीं की गई और स्पीकर ने ये कहा कि उन्हें अब भी उम्मीद है कि ये मुज़ाकरात दोबारा से बहाल होंगे। मैंने कल इस हवाले से हुकूमती एक रुकन से बात की जो कमेटी का भी मेंबर है, बड़ा अहम जो मुस्लिम लीग नून का ओहदेदार भी है, उससे बात हुई तो उससे मैंने यही पूछा कि अभी तक कमेटीज डिज़ोल्व नहीं हुई, क्या कोई मुज़ाकरात की आप समझते हैं कि इम्कानात हैं अभी भी, और क्या पीटीआई दोबारा से ये रिज्यूम कर सकती है मुज़ाकरात। तो उस पर उन्होंने कहा कि ये मुज़ाकरात की बहाली उन्हें बिल्कुल नज़र नहीं आ रही कि दोबारा से इमरान खान कोई मुज़ाकरात करेंगे, क्योंकि उनका जो तर्ज़ सियासत है वो बिल्कुल सबके सामने है। वो जारहाना और उसके साथ साथ जो इंतशार की सियासत है वो उसके ऊपर यकीन रखते हैं, इसलिए वो किसी सूरत भी अब दोबारा से हुकूमत को इस हवाले से कोई फ़िलहाल वो कहते हैं कि उम्मीद नहीं है कि कोई मुज़ाकरात होंगे। फिर मैंने उनसे पूछा कि तो कमेटीज़ क्यों नहीं डिज़ोल्व की गई स्पीकर की तरफ से। उस पर वो कहते हैं कि देखें ये कमेटीज़ जो हैं वो जो हुकूमती कमेटी थी वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इसको अनाउंस किया था और बनाई थी, और जो अपोजिशन की थी पीटीआई की तरफ से वो इमरान खान ने की थी। इमरान खान मुज़ाकरात नहीं चाहते तो वो कमेटी डिज़ोल्व कर दें, ऑटोमेटिकली हुकूमत उसको देख के फिर ख़ुद भी जो कमेटी है वो डिज़ोल्व कर देगी। तो क्या इसका मतलब ये है कि इमरान खान अभी भी वो मुज़ाकरात वाला जो एक उन्होंने ऐलान किया है नहीं करेंगे मज़ीद, वो उसके ऊपर कोई सेकंड थाट रखते हैं, और क्या वो दोबारा से कोई मुज़ाकरात के लिए बाज़ाब्ता तौर के ऊपर वो शुरू कर सकते हैं सिलसिला या नहीं। लेकिन बज़ाहिर ये नहीं लगता, क्योंकि जो पीटीआई की तरफ से जो नई क़यादत सामने आ रही है उनकी तरफ से जो इस तरह के बड़ा जारहाना बयानात और जो एक पॉलिसी सामने आ रही है, उसके बाद ये बज़ाहिर नहीं लगता कि हुकूमत और पीटीआई के दरमियान दोबारा से कोई मुज़ाकरात शुरू हो सकते हैं। जुनैद अकबर की तरफ से एक बार फिर ये बयानात इस तरह के अगर कोई उनका रास्ता रोका गया तो फिर उसके बाद हम खैबर पख्तूनख्वा आने और जाने वाले तमाम रास्ते बंद कर देंगे, हम जो कुराकोरम हाईवे है वो बंद कर देंगे, मोटरवेज बंद कर देंगे, तमाम रास्ते पाकिस्तान को जो मिलाने वाले हैं वो सब कुछ बंद कर देंगे। मेरा ख्याल है कि ये जो जुनैद अकबर साहब की तरफ से ये बयानात इस तरह के आ रहे हैं ये रिफ्लेक्ट कर रहे हैं इमरान खान की ही पॉलिसी को, क्योंकि उससे पहले जितने भी जो मसालियत पसंद और जो इस तरह के सिर्फ बातचीत के ऊपर यकीन रखने वाले पीटीआई के रहनुमा थे उनको साइड लाइन कर दिया गया है। नए जो ओहदेदार हैं वो इस तरह के जारहाना बयानात दे रहे हैं। एक तो ये है कि उनको ग्राउंड रियलिटीज़ का भी ये रियलाइज़ करना होगा जो नई पीटीआई की तरफ से अब ये ओहदेदारान आए हैं। एक तो ये है कि अगर वो खैबर पख्तूनख्वा का रास्ता बाकी पाकिस्तान से बंद कर देते हैं तो सबसे ज़्यादा नुकसान खैबर पख्तूनख्वा की अपनी आवाम को होगा, क्योंकि इससे जो तिजारत है या बाकी जितनी भी राहदारी के हवाले से ज़्यादातर
पंजाब और सिंध कराची से ही सामान ये खैबर पख्तूनख्वा और दूसरे इलाकों में जाता है। तो वो अगर ये उसकी तरसील रुक जाती है तो उससे अल्टीमेटली जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि पंजाब के तो रास्ते वैसे ही खुले होंगे जो बाकी जो इलाकों से आ रहे होंगे, तो सबसे ज़्यादा जो इसका जो फाइनेंशियल और उस दीगर हवालों से देखा जाए तो वो पीटीआई को ही या जो खैबर पख्तूनख्वा की आवाम है उसको पड़ेगा। तो ये पॉसिबल प्रैक्टिकली नहीं लगता कि ये इतने ज़्यादा अरसे तक पीटीआई ये इस तरह रास्ते बंद करके खैबर पख्तूनख्वा को कट ऑफ कर दें। तो मेरा ख्याल है कि ये पीटीआई की तरफ से ये एक बार फिर जो गलत एक हिकमत अपनाई जा रही है। इससे पहले 9 मई को जो इन्होंने एक जारहाना पॉलिसी अख्तियार की थी ना, उसका कोई इनको फ़िलहाल अभी तक उसका कोई वो मिला है, नतीजा मिला है। फिर उसके बाद हमने देखा नवंबर वाला था, उसमें भी कुछ नहीं मिला पीटीआई को। तो ये जो जारहाना पॉलिसी है उससे उल्टा इनके ऊपर सख्तियाँ मज़ीद बढ़ेगी, क्योंकि जब से ये इन्होंने मुज़ाकरात शुरू किए थे उसके बाद पकड़ धकड़ इनके जो पीटीआई के रहनुमा हैं उनके खिलाफ जो मुकदमे और जो पर्चे हैं वो ख़त्म हो गए थे। तो पीटीआई के लिए ज़्यादा सूट मैं समझता हूँ कि वही करता था ये मुज़ाकरात, चाहे वो एकदम ब्रेक थ्रू नहीं मिल सकता था, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ ना कुछ हद तक अगर इनको रिलीफ मिल रहा था तो वो भी सिलसिला ख़त्म हो जाएगा। तो ये पीटीआई अपना एक बार फिर से नुकसान कर रही है ये जो जारहाना पॉलिसी अख्तियार करते हुए। बहरहाल इस पे जो मज़ीद पेशरफ्त होगी वो बात करते रहेंगे। अब ज़रा बात कर लेते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की तरफ से ख़त लिखा गया जिसमें उन्होंने आइन के साथ फ्रॉड करार दिया कि अगर बाकी हाई कोर्ट से जजेस को लेकर आया जाता है और सीनियर अगर कोई सीनियरिटी की बेसिस के ऊपर कोई सीनियर जज आ जाता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उसको चीफ जस्टिस अगर बनाया जाता है तो ये 26वीं आइनी तरमीम और आइन के साथ ये खिलवाड़ होगा और ये जो अदलिया की आज़ादी है उसके ऊपर हमला होगा। बहरहाल वो इस तरह का जो इन्होंने जजेस की तरफ से ख़त लिखा गया, ये एक्सपेक्ट तो किया जा रहा था कि उसके ऊपर कोई जो अमल दरामद है वो नहीं होगा, क्योंकि एक तो मैंने आपको कल भी बताया था कि ये जजेस की तरफ से ये इस तरह मिल के जो ख़त लिखे जा रहे हैं वो बिल्कुल भी कोई किसी हवाले से दुरुस्त एक वो नहीं था, कदम नहीं था। एक तो पहली बात यह है कि जो आइन का हिस्सा है 26वीं आइनी तरमीम और एक आइनी तरीक़ाकार से ही अगर जजेस की तैनाती हो रही है तो उसमें ये नहीं हो सकता कि जजेस अपनी मनपसंद का जो है वो चीफ जस्टिस खुद लगाएं जैसे माजी में होता रहा। तो बहरहाल ये उसको नज़रअंदाज करते हुए सदर की तरफ से कल नोटिफिकेशन जारी हो गया। नए जजेस जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, एक सिंध हाई कोर्ट से, एक बलूचिस्तान हाई कोर्ट से और जो सीनियर मोस्ट जज हैं एक लाहौर हाई कोर्ट से, वो आ गए हैं। तो नए जजेस के बाद जो जजों की तादाद है वो कोई 13 हो गई है। तो उस सीनियरिटी की बेसिस के ऊपर जो नया रोस्टर भी जारी कर दिया गया है रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से, और सीनियरिटी को ही मद्देनज़र रखते हुए अब जो बेंच नंबर 2 है वो जस्टिस जो सरदार वो डोगर हैं उनको ये बेंच नंबर 2 अलॉट किया गया है। यानी अब वो सीनियर प्यूनी जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वो हो गए हैं बजाय इसके कि वो जस्टिस कियानी हो। तो उसके ऊपर ना सिर्फ ये कि हमारी जो पाकिस्तान का मीडिया है उसमें भी एक डिबेट हो रही है कि ये जो अदलिया की आज़ादी है उसके ऊपर हमला कर दिया गया है। अब जो हुकूमत है वो अपनी मनपसंद के जजेस लगाती है और जो हुकूमती इत्तेहाद में शामिल जमातें हैं वो अब कोई एक पीपल्स पार्टी का हामी जज होता है, एक मुस्लिम लीग नून का हामी जज होता है, कोई किसी का हामी जज अब जो अदलिया के अंदर आ रहे हैं। इस बुनियाद के ऊपर वो कहते हैं कि बिल्कुल जो अदलिया की एक वो इंडिपेंडेंस थी और इस हवाले से जो स्पिरिट थी वो उसको ख़त्म कर दिया गया है और अब सियासी बुनियादों के ऊपर जजेस लाए जा रहे हैं। तो ये एक बुनियादी एतराज़ लगाया जा रहा है मीडिया की तरफ से भी, और उसके साथ साथ जो इन जो 6 जजेस थे या जो 26वीं आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ सियासी जमातें हों या जो लीगल माइंड्स हैं वो हों, सब ये एतराज़ लगा रहे हैं। लेकिन सवाल उनसे मेरा ये है कि माजी का अगर देखा जाए इस 26वीं आइनी तरमीम से पहले तक जो जजेस की तैनाती होती थी वो कौन करता था? वो फ़र्द वाहिद चीफ जस्टिस नामज़द करता था जो अपनी पसंद के। हमने देखा है कि माजी में जितने भी जजेस लाए गए ये किसी न किसी जज के चैम्बर फेलो होते थे, किसी न किसी बड़े जो जज के जो बड़े जो लॉ जो जितने भी चैम्बर्स हैं उनकी धड़ेबंदियों से ही मनपसंद जो जजेस लाए जाते थे और फ़र्द वाहिद ही के पास ये ताकत थी कि वो जजेस की अपनी मर्ज़ी के जज लेकर यहाँ पे अदलिया में हमारे ऊपर जो है वो तैनात कर दिए जाते थे। अब पहली बार ये हुआ है कि इसमें पार्लिमान को भी एक मुतनासिब ना सिर्फ नुमाइंदगी दी गई है बल्कि उसके साथ साथ एक मीनिंगफुल कंसल्टेशन का भी जो प्रोसेस है वो
شروع کیا گیا ہے 26ویں آئینی ترمیم کے بعد۔ ہم دیکھیں اگر تو یہ 26ویں آئینی ترمیم سے پہلے کچھ آپ کو میں اگر بتاؤں کہ جب یہ ایک جو سابق لاہور ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس تھے امیر حسین بھٹی، ان کی جب تعیناتی ہوئی تھی 18ویں ترمیم کے فوری طور کے بعد، تو جب یہ ایڈیشنل جج کے بعد ان کو وہ کیا جانا تھا، یہ کمیٹی کے پاس آیا، پارلیمانی کمیٹی کے پاس جوڈیشل کمیشن سے نام ریکمینڈ ہونے کے بعد، تو اس پہ پارلیمانی کمیٹی نے کچھ اعتراضات کھڑے کر دیے تھے۔ تو جسٹس امیر حسین بھٹی کا نام یعنی وہ پارلیمانی کمیٹی سے رد ہو گیا، تو اس پہ جسٹس افتخار حسین چودھری اس ٹائم چیف جسٹس تھے، وہ ان کو اتنا برا لگا کہ انہوں نے کہا کہ ان کی ایسی کی تیسی میں دیکھتا ہوں، یہ کیسے میرا ریکمینڈ کیا ہوا نام یہ پارلیمان اس کو وہ کرتی ہے۔ تو اس بنیاد کے اوپر جب انہوں نے پوری کمیٹی کو جو ہے وہ سامنے بلا لیا، جو پارلیمانی کمیٹی تھی اس ٹائم جو سربراہ تھے راجہ ظفر الحق تھے، وہ بھی ڈٹ گئے، انہوں نے کہا کہ ہم یہ نہیں کر سکتے اس پہ۔ تو اس پہ یہ جو راجہ ظفر الحق تھے وہ اپنی جو پارلیمانی کمیٹی کا وفد لے کے چیف جسٹس کے پاس گئے، انہوں نے کہا کہ اگر پارلیمنٹ کو آپ ربر سٹیمپ کے طور کے اوپر ہی رکھنا ہے اور پارلیمان کوئی اعتراض نہیں اٹھا سکتی کسی نومینیشن کے اوپر، تو پھر اس کا فائدہ کیا ہوا؟ 18ویں ترمیم میں ہم نے جو ایک میننگ فل جو کنسلٹیشن والا وہ تھا وہ کیا ہے، تو اس کے باوجود اگر آپ پارلیمان کے جو کردار ہے اس کے اوپر وہ عمل نہیں کرتے، تو پھر آپ بہتر ہے کہ کوئی ججمنٹ دے کے اس کو پوری جو آئینی ترمیم ہے اس کو ہی ختم کر دیں۔ اس کے بعد وہی ہوا کہ جو جسٹس افتخار حسین چودھری ہے انہوں نے پارلیمان کے جو ماتھے پہ کن پٹی پہ جو ہے وہ پستول رکھ کے ایک نئی ترمیم کروائی، اور فرد واحد جسٹس امیر حسین بھٹی کے لیے ایک نئی آئینی ترمیم کی گئی، جس میں جو پارلیمان کا کردار تھا وہ پھر ایک بار ربر سٹیمپ کے طور کے اوپر سامنے آ گیا کہ پارلیمان اگر کوئی اعتراض کرتی ہے تو وہ دوبارہ نام ریکمنڈیشن کے لیے جوڈیشل کمیشن کے پاس ہوگا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ ریٹن میں ان کو اعتراضات وہ سارے دینے ہوں گے۔ تو یہ جو ایک پہلے فرد واحد کے اختیارات تھے، کبھی کسی نے اعتراض نہیں کیا، نہ ججز کی طرف سے اور نہ ہی میڈیا کی طرف سے، کہ یہ فرد واحد اپنی مرضی کے جو بھی ججز لگا دیتا ہے، اس سے تو عدلیہ کی آزادی کے اوپر کوئی قدغن نہیں آ رہی تھی۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ جو ججز کی تعیناتی کے حوالے سے یہ ججز کی طرف سے تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے ججز کی طرف سے، کیا یہ آگے جا کے کسی جس طرح 2006-07 میں وکلاء تحریک شروع ہوئی تھی، کیا اس کا کوئی پیش خیمہ ہو سکتا ہے؟ کیونکہ یہ بھی پہلے سنا جا رہا تھا کہ کوئی ججز جو ہے وہ شروع میں، یہ پہلے جب 26ویں آئینی ترمیم آئی تھی تو تب بھی کچھ میڈیا کے جو لوگ ہیں ان کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ اگر جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر مستعفی ہو جائیں گے تو پھر اس کے بعد دیکھیں گے کہ یہ وکلاء تحریک شروع ہو سکتی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ وہ نہیں ہوا۔ پھر اب یہ جو 6 جو ججز کی طرف سے خطوط لکھے جاتے رہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اب جو دوبارہ سے تحفظات کا اظہار کیا گیا، اس کے بعد اسلام آباد بار کونسل کی طرف سے تو احتجاج کا وہ کیا گیا ہے، لیکن مجھے نظر نہیں آتا کہ یہ بظاہر کوئی ایک کنٹری وائڈ جو ہے یہ ملک بھر کی ایک تحریک شروع ہو سکتی ہے وکلاء کی ان ججز کی تعیناتی کے حوالے سے، کیونکہ یہ جو اسلام آباد بار کی طرف سے بھی اعلان کیا گیا ہے، یہ زیادہ عرصے تک جو بینچ ہے اس سے بگاڑ کے نہیں رکھ سکتے، اور خاص طور کے اوپر اگر یہ ان کو یہ یقین ہو جائے گا کہ جو موجودہ جو چیف جسٹس ہیں عامر فاروق، وہ اگر سپریم کورٹ ایلیویٹ ہو جاتے ہیں تو یہ جو جسٹس محمد سرفراز ٹوگر ہیں وہ چیف جسٹس بن جاتے ہیں، تو ان کے ساتھ بگاڑ کے اتنا عرصہ بار بھی نہیں رہ سکتی۔ تو بظاہر یہ لگتا ہے کہ یہ جو وکلاء تحریک کا ایک کوئی لوگوں کو شاید وہ ہو رہا تھا کہ شاید اگر وکلاء تحریک شروع ہو جائے گی تو پھر ججز کی آواز جو ہے وہ اٹھانے والے میڈیا پہ بھی اور اس طرح وہ شروع ہو جائیں گے۔ تو بظاہر ایسا نہیں لگ رہا کہ کوئی ایک میسو کوئی وکلاء تحریک شروع ہو کے یہ جو 26ویں آئینی ترمیم ہے اس کے خلاف ایک احتجاجی تحریک شروع ہو جائے گی، ایسا کچھ نظر نہیں آ رہا۔ بہرحال اس پہ مزید جو اپڈیٹ ہوگی وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا۔ اب ذرا بات کر لیتے ہیں جو ایک اہم خبر ہے، اور اس حوالے سے میں کافی عرصے سے کام کر رہا ہوں، مزید بھی کچھ تفصیلات اور ڈیٹیلز آ رہی ہیں، وہ بھی وقتاً فوقتاً آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا۔ اور وہ خبر ہے ایک آرمی کے جنرل کی سوئسائڈ کے حوالے سے۔ میں یہ جو بیریا ٹاؤن کے ملک ریاض کے حوالے سے جو کچھ تحقیقات اور انویسٹیگیشن کر رہا ہوں، تو اس کے حوالے سے مزید ہر گزرتے دن کے ساتھ نئی نئی تحقیقات اور جو نئے نئے انکشافات سامنے آ رہے ہیں، اور ملک ریاض کا جو اصل چہرہ ہے وہ بالکل کھل کے سامنے آ رہا ہے۔ اس حوالے سے جو ایک مجھے انفارمیشن ملی، پھر میں نے اس کو باقاعدہ 2-3 ذرائع سے اس کو کنفرم کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک آرمی جنرل نے 2012 میں مئی 2012 کا آخری ہفتہ تھا مئی کا، اس میں ایک سوئسائڈ کی، اور ان جنرل صاحب کا نام جو لیفٹیننٹ جنرل تھے جنرل امتیاز حسین،
उन्होंने सुइसाइड की थी। जब ये वाक़या रिपोर्ट हुआ था तो उसको बड़ा मिस्टीरियस करार दिया गया था कि एक बड़ा अच्छा जो है वो डेकोरेटेड ऑफिसर आर्मी का, जो कि अहम ओहदों पे रहा, एजुटेंट जनरल तक के ओहदे के ऊपर रहे थे, जनरल इम्तियाज़ हुसैन। ये रिटायरमेंट के बाद फिर जो है वो इसको अस्करी वेलफेयर ट्रस्ट का सरबराह लगाया गया था उनको, जनरल इम्तियाज़ हुसैन को। और वो अचानक से एक सुबह, संडे की सुबह थी, वो उठते हैं अपने बेडरूम में और गोली रखते हैं अपने दाएं कन पट्टी पे, और बाएं कन पट्टी से उनकी जो है वो गोली निकल के, और वो मौके पे ही दम तोड़ जाते हैं। एक नोट वो लिख के साथ जाते हैं जिसमें वो अपनी सुसाइड का ही कहते हैं कि मैं जो सुसाइड कर रहा हूँ। 2012 में जब ये वाक़या हुआ था जनरल इम्तियाज़ हुसैन की सुसाइड वाला, तो उसके बाद बड़ी मीडिया के ऊपर चिमक गोयां हुई थी, और ये लोगों को समझ नहीं आ रही थी कि आखिर एक इतना हाईली जो है वो जो डेकोरेटेड ऑफिसर जो कि अहम ओहदों के ऊपर तैनात रहा, क्या वजूहात हैं कि वो उनको सुसाइड करना पड़ी। फिर उनकी फैमिली की तरफ से जो पुलिस को बयानात दिए गए थे उसमें उन्होंने ये कंफर्म किया था कि ये जो जनरल साहब थे ये काफ़ी अरसे से डिप्रेशन का शिकार थे, और डिप्रेशन की वजूहात किसी ने नहीं बताई थी। ताहम जब ये इनको हॉस्पिटल ले जाया गया तो वहाँ पे जो CMH में ले जाया गया, वहाँ पे तो उन्होंने उसको ऑलरेडी ही डेड करार दिया था, और उसके बाद फिर इनका बाकायदा पोस्ट मार्टम आर्मी की तरफ से कराया गया था, और उसके बाद उनको तदफीन के लिए वो किया गया था। लेकिन उनकी फैमिली की तरफ से और उनके भाई की तरफ से ये कंफर्म किया गया था कि जनरल इम्तियाज़ हुसैन कुछ अरसे से डिप्रेशन का शिकार थे। अब डिप्रेशन की वजूहात क्या हैं, फिर इस हवाले से जो मैं ये मलिक रियाज की जो प्रॉपर्टीज़ और उसके हवाले से जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ, तो उस दौरान मेरी कुछ मुख्तलिफ सोर्सेज से बात हुई, और जो इन्फॉर्मेशन के हवाले से तो उसमें ये एक नया वाक़या जो है वो सामने आया, जनरल इम्तियाज़ हुसैन वाला। अब इस पे जो मेरे ज़राए ये बात बताते हैं कि दरअसल मलिक रियाज के साथ फ़ौज ने कोई जनरल कियानी के दौर में एक मुआहदा किया था, जिसके तहत इन्होंने जो DHA वैली थी और उसके साथ साथ जो DHA के कुछ और फेजेस थे, 7 या 8, DHA 7 या DHA 8 जो फेज़ था, उसकी ज़मीनें एक्वायर करने के लिए मलिक रियाज के साथ मुआहदा किया गया, और उसमें कोई 100 अरब रुपए के करीब ये जो एग्रीमेंट था वो किया गया था। तो उस पे मलिक रियाज की जो मलिक रियाज के साथ जो एग्रीमेंट किया गया था वो यही जो अस्करी वेलफेयर जो ट्रस्ट है AWT, उनके सरबराह ये जनरल जो इम्तियाज़ हुसैन थे, वो उनके तरफ से वो किया गया था ज़मीनें एक्वायर करने के हवाले से। तो मलिक रियाज ने जो इनके साथ मुआहदा किया था वो उस मुआहदे के ऊपर पूरा नहीं उतरे और ज़मीनें एक्वायर करके नहीं दी। ऑब्वियसली उसके ऊपर जो जनरल इम्तियाज़ हुसैन थे उनके ऊपर प्रेशर था, क्योंकि अगर फ़ौज का आपको पता हो जो डिसिप्लिन का इस हवाले से जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो भी डिसीजन लिया जाता है वो उस ऑफिसर के ऊपर होती है। तो वो जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और जो फेलियर था उनका, जो ये इतनी बड़ी अमाउंट जो है वो आर्मी की, अगर कोई बंदा हड़प कर जाए और ये फ्रॉड कर जाए, तो उसके बाद ऑब्वियसली ये उसके ऊपर, उस बंदे के ऊपर जिसने एग्रीमेंट किया था उसके ऊपर दबाव था ज़हनी तौर के ऊपर। तो उन्होंने ये इस दबाव से निकलने के लिए सुइसाइड किया। तो जनरल इम्तियाज़ हुसैन का फिर सुइसाइड का जो वाक़या था वो उसके बाद फिर जो मीडिया पे जस्ट एक दफ़ा रिपोर्ट हुआ और उसके बाद इसको दबा दिया गया, उसकी रीज़न कोई नहीं वो पता चली थी। तो मेरे जो ज़राए हैं वो ये बता रहे हैं कि जो फ़ौज के अंदर भी जो जो सबसे ज़्यादा जो जनरल इम्तियाज़ हुसैन की जो मौत का ज़िम्मेदार करार दिया जाता है, और जो लोग बातें करते हैं वो यही बताते हैं कि उस जो जनरल इम्तियाज़ हुसैन की जो सुइसाइड का ज़िम्मेदार था वो मलिक रियाज ही था, क्योंकि उन्होंने जो ज़मीनों के लिए जो एक्वायर करने के हवाले से एग्रीमेंट किया था वो उसके ऊपर पूरा नहीं उतरे। और फिर उसके बाद 2 इवन सक्सेसिव जो आर्मी चीफ्स थे उनके दौर तक भी मलिक रियाज ने वो जो पैसा था जो उन्होंने लिया था ज़मीनें एक्विजिशन के लिए, वो नहीं लौटाया था। तो ये इस हवाले से जो मलिक रियाज का सिर्फ जो मुतासरीन है वो कोई एक सेक्टर या एक कोई सेगमेंट ऑफ सोसाइटी नहीं है, वो पूरे पाकिस्तान भर में फैला हुआ है। बहरहाल इस पे जो मज़ीद जो मेरी जो कुछ इन्फॉर्मेशन और कुछ इन्वेस्टिगेशन इस हवाले से मैं मज़ीद भी कर रहा हूँ, और आने वाले दिनों में ये इस हवाले से मज़ीद रिपोर्ट करता रहूँगा। अब ज़रा बात कर लेते हैं जो अमेरिका और कनाडा के दरमियान जो ट्रेड वॉर है वो हर गुजरते दिन के साथ अब बढ़ती जा रही है, और जो ट्रंप की तरफ से इम्पोज किया गया 25% टैरिफ के हवाले से और एनर्जी के हवाले से एडिशनल जो 10% है उस पे, तो उसके जवाब में फिर जस्टिन ट्रूडो ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ना सिर्फ ये कि बड़ा
انہوں نے ایک اچھی جو پریس کانفرنس کی اور اپنے جو کینیڈا کے لوگ ہیں ان سے انہوں نے جو ہے وہ استدعا کی ہے کہ وہ اپنے جو اخراجات ہیں وہ کم کریں، وہ اپنے جو کینیڈین میڈ پروڈکٹس ہیں وہ ان کو استعمال کریں، اس کے ساتھ ساتھ جو اپنی چھٹیوں میں جو ٹریول اور یہ اس طرح کرتے ہیں وہ ترک کر دیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے امریکہ کے اوپر بھی کاؤنٹر اس میں جو جواب میں ٹیرف کا جو ہے وہ نفاذ انہوں نے بھی کر دیا ہے۔ اور اس حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے، اور انہوں نے جو اپنی پریس کانفرنس ہے اس میں بھی انہوں نے یہ کہا کہ وہ میکسیکو کے ساتھ مل کے، کیونکہ یہ دونوں جو امریکہ کے جو امیڈیٹ جو نیبرز ہیں وہ، اور سب سے زیادہ ان دونوں ممالک کی جو ایکسپورٹس ہیں وہ امریکہ کے لیے ہی ہوتی ہیں، تو اس بنیاد کے اوپر انہوں نے دونوں نے جسٹن ٹروڈو اور جو میکسیکن ہیں ان کی طرف سے، دونوں اتھارٹیز کی طرف سے جسٹن ٹروڈو نے یہ اعلان کیا ہے کہ یہ ایک متفقہ طور کے اوپر لائحہ عمل اختیار کریں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ امریکہ کا یہ جو ٹریڈ وار ہے اس میں مقابلہ کر سکتے ہیں۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ امریکہ کے ساتھ جو ٹریڈ وار میں کینیڈا یا میکسیکو کی اتنی صلاحیت ہے کہ وہ زیادہ عرصے تک اس کو افورڈ کر سکیں ٹیرف وار پہ، کیونکہ اگر جو ٹرمپ کی طرف سے یہ اس کا جو ٹیرف ہے، جس طرح اس نے دھمکی دی ہے کہ اگر یہ ہمیں کاؤنٹر اس پہ وہ ٹیرف وہ امپوز کریں گے تو پھر ہم جو 100% ہے وہ ٹیرف ان کے اوپر امپوز کر دیں گے، تو الٹیمیٹلی یہی ہوگا کہ ایک تو جو کینیڈا اور میکسیکو ہے ان کی معیشت کے حوالے سے تو برے اثرات ہوں گے ہی ہوں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ امریکہ کے اوپر بھی اس کا جو ہے وہ عمل دخل وہ پڑے گا، اور اس کا جو ہے وہ اثرات ہوں گے، اور وہ ہوں گے جو مہنگائی ہے وہ بڑھے گی ہر صورت میں امریکہ کے اندر بھی۔ تو امریکہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہ سارے ہی وہاں پہ جو رہنے والے لوگ ہیں بہت زیادہ رچ ہیں اور امیر ہیں اور وہ اس کو افورڈ کر سکتے ہیں، تو الٹیمیٹلی میرا خیال ہے کہ اس کا جو ہیٹ ہے وہ امریکنز کے اوپر بھی وہ پڑے گا، لیکن امریکہ کی جو اکانومی اتنی زیادہ وہ اسٹرانگ ہے کہ وہ ٹرمپ اس کو جو مارکیٹ میں پیسہ مزید وہ کر کے پھینک کے تو یہ اس کو وہ کر سکتے ہیں، افورڈ کر سکتے ہیں کچھ عرصے کے لیے، لیکن کینیڈا یا میکسیکو اس کو افورڈ نہیں کر سکتا۔ بہرحال اب دیکھنا یہ ہے کہ ٹرمپ کی جو یہ پالیسی ہے، اور اب وہ جسٹن ٹروڈو کے اعلان کے بعد وہ اس پہ کیا کرتے ہیں، اور یہ ہر گزرتے دن کے ساتھ بظاہر یہی لگ رہا ہے کہ جو امریکہ کی جو ٹریڈ وار ہے وہ دیگر ممالک تک بھی پھیل سکتی ہے۔ چائنا کے حوالے سے چائنا نے خیر بڑا، انہوں نے جو 10% چائنا کے اوپر انہوں نے ٹیرف امپوز کیا ہے امریکہ کی طرف سے، تو چائنیز نے کوئی ریئیکشن میں اتنا جلدی سے اور وہ اس طرح کا وہ نہیں دیا، بلکہ انہوں نے کہا کہ ہم ریویو کریں گے اور اس کے بعد دیکھیں گے، کیونکہ چائنا کی بھی ایک بڑی جو ایکسپورٹ کا حصہ ہے وہ امریکہ کے حوالے سے ہی ہے، تو یہ جو ٹریڈ وار کے حوالے سے آگے بڑے انٹرسٹنگ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ حالات پیدا ہو سکتے ہیں۔ بہرحال اس حوالے سے جو مزید اپڈیٹ اور پیش رفت ہوگی وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا۔ امید ہے آپ کو آج کا پروگرام بھی پسند آئے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔